वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, आप अच्छे से बायोलॉजी पढ़े होंगे। इससे पहले हम मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन को डिटेल में पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब बस चैप्टर के हम इख्तिताम पे जा रहे हैं, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा लंबा भी है, इसलिए थोड़े लेक्चर्स लंबे हो गए हैं, लेकिन कोई मसला नहीं। जब आपको हर चीज़ की समझ आ रही है तो इंशाल्लाह एंड पे हर चीज़ वर्थ इट होगी। जब आप बोर्ड का पेपर दे के आएंगे आपको लग रहा होगा कि हमने इतने लंबे लंबे लेक्चर सुने, वाकई वो वर्थ इट थे, वाकई में मतलब फ़ायदा हो रहा है उनका, तो तब आपको असल मतलब समझ आएगा कि हमारा टाइम ज़ाया नहीं हुआ बल्कि वो टाइम इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम आगे पढ़ लेते हैं। यूज़ ऑफ रेस्पिरेटरी एनर्जी इन द बॉडी, मतलब वो कह रहा है कि जो एटीपी बनी है, ये जो सेल ने इतनी मेहनत की है एटीपी बनाने के लिए, क्या क्या मेहनत की। एक तो पहले क्रेब्स साइकिल हुई। क्रेब्स साइकिल में हमारे पास हाई एनर्जी मोलिक्यूल बने NADH FADH2। उन हाई एनर्जी मोलिक्यूल को फिर हमने एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलाई। कहाँ पर चलाई थी याद है आपको? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे। फिर क्यों चलाई थी? ताकि इन हाई एनर्जी मॉलिक्यूल को हम एटीपी में कन्वर्ट कर सकें। ये देखें, हमने इनको एटीपी में कन्वर्ट किया था। ये देखें, अभी जो हम एटीपी बनाई जा रहे हैं सेल के अंदर, इतनी ज़्यादा एटीपी, क्या फ़ायदा है उस एटीपी का? क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, ठीक है। तो वो जो कहता है कि जो एटीपी जो हमने प्रोड्यूस की है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ना, ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन में एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन आती है, तो इनका मकसद ये है सेलुलर रेस्पिरेशन का कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ के हम एटीपी बनाएं। देखें, स्टार्ट हमने ग्लूकोज मॉलिक्यूल से किया था, ग्लूकोज मॉलिक्यूल तोड़ी और तोड़ के लास्ट में हमारा मकसद है एटीपी बनाना। हमने एटीपी बना ली। अब इस एटीपी का क्या मकसद है? ये सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो ये एटीपी सेल के अंदर बन गई। अब इसका क्या करें? ये एटीपी सेल इस्तेमाल करेगा मुख्तलिफ कामों के लिए। कैसे? जिस तरह के अगर मसल सेल है, जिस तरह मेरे हाथ के मसल्स हैं, ये सारे मसल्स ही लगे हुए हैं ना, स्केलेटल मसल, तो स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करवा रही हूँ। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर रहे हैं? एटीपी मौजूद है तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये, ठीक है। ये इस एटीपी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट कर पाते हैं। तो इस एटीपी को इस्तेमाल किया जाएगा मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मूवमेंट होती है और मसल की मूवमेंट हो पाएगी, ठीक है। दूसरा, नंबर 2, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। जिस तरह के ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस कुछ सब्सटेंसेस हैं, वो आपने सेल के बाहर भेजनी है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होती है ना, ये 2 तरह की ट्रांसपोर्ट होती है, याद रखना है आपने। एक एक्टिव होती है, एक पैसिव होती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होती है जिसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, कोई एटीपी नहीं लगती, ठीक है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, एक्टिव है ना, तो इसमें एनर्जी इस्तेमाल होगी, इसमें एटीपी इस्तेमाल होती है, तो इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस जो होती है उसमें आपने एटीपी इस्तेमाल करनी है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती क्या है? अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, मॉलिक्यूल जब मूव करते हैं ना लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन में, उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। पिछली 9th क्लास की बायोलॉजी थी, उसमें उन्होंने डिटेल से बताया हुआ था, इसमें उन्होंने नहीं बताया हुआ इस वाली बायोलॉजी में। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? मिसाल के तौर पर ये एक सेल है, ठीक है। ये सेल की मेम्ब्रेन है। सेल के अंदर मॉलिक्यूल जो है ना वो थोड़े हैं, बायो मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। तो जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं लो कंसंट्रेशन, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स थोड़ी तादाद में है ना, और यहाँ पे मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन ज़्यादा तादाद में है, तो जब मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में मूव करते हैं ना, तो उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट इसके ऑपोजिट होती है। जब मॉलिक्यूल ने मूव करना है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, मतलब बाहर से मॉलिक्यूल अंदर आ रहे हैं, उसमें एनर्जी नहीं चाहिए होती, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी चाहिए होती है, तो वो एनर्जी एटीपी से आएगी। एटीपी का एटीपी है ना, एटीपी क्या है? ये एटीपी का स्ट्रक्चर है। ये वाला हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड हम तोड़ देंगे, एनर्जी निकल जाएगी, तो उस एनर्जी को सेल इस्तेमाल कर लेगा। तीसरा, बायोमोलिक्यूल की सिंथेसिस में एटीपी इस्तेमाल होती है। ये बात हम पढ़ चुके हैं। मेटाबॉलिज्म 2 तरह का होता है एंजाइम वाले चैप्टर में, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? छोटे मॉलिक्यूल मिलते हैं और मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, याद हो आपको। और इस प्रोसेस में हमने पढ़ा था एनर्जी इस्तेमाल होती है ना। तो बायोमोलिक्यूल जब आपने तैयार करने हैं, बायोमोलिक्यूल से मुराद है 4 ही बायोमोलिक्यूल है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। तो ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जब आपने बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल से तैयार करना है तो इसमें एनर्जी चाहिए होती है। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए एंजाइम वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, छोटे मॉलिक्यूल से जब आपने बड़े मॉलिक्यूल बनाने हैं ना तो एनर्जी चाहिए होती है। ये देखें, तो वो एनर्जी एटीपी ही है। सही हो गया। तीसरा, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड माइटोसिस। जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, याद हो आपको सेल साइकिल वाले चैप्टर में हमने, ये देखें पीछे ये वाला सेल साइकिल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, एक डीएनए, ये देखें पहले जो क्रोमोसोम होता है उसका एक सिस्टर क्रोमेटिड होता है, फिर 2 सिस्टर क्रोमेटिड बन जाते हैं, सही है। तो वो कैसे 2 सिस्टर क्रोमेटिड बने? डीएनए रेप्लिकेट हुआ है। पहले ये सिर्फ यहाँ पे डीएनए था, अब वो डीएनए अपनी कॉपी बना ली, कॉपी बना के वो यहाँ पे भी चला गया। तो इस डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है ना, ये जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है, और जो माइटोसिस होती है, माइटोसिस में क्या होता है? एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो रहा होता है, याद हो आपको। ये हम सेल साइकिल वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ के आए हैं। तो उन प्रोसेसेस में भी एटीपी एनर्जी चाहिए होती है, सही है। ऐसे तो नहीं हो सकता ना सेल एक सेल में 1 से 2 में डिवाइड हो जाए, एनर्जी मौजूद होगी तो 2 में डिवाइड होगा।
5वां, नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एटीपी का। क्या मतलब, जिस तरह कि अब मैं आपको पता है ब्रेन में हमारे कौन से सेल होते हैं, क्योंकि सारी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है। ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको न्यूरॉन्स कहते हैं। ये देखें, मैंने आपको न्यूरॉन्स के बारे में भी डिटेल से हमने पढ़ा है, सेल वाले चैप्टर में पढ़ा है। ये देखें, ये ब्रेन सेल उन्होंने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है ना, एक न्यूरॉन ने दूसरे न्यूरॉन को जो पैगाम भेजना होता है ना, वो एक सिग्नल की सूरत में भेजना होता है, उस सिग्नल को नर्व इम्पल्स कहते हैं। ये एक न्यूरॉन है, इस तरह सारे न्यूरॉन ना आपस में जुड़े होते हैं, मतलब एक न्यूरॉन है लगे होते हैं, दूसरा न्यूरॉन होगा, फिर तीसरा न्यूरॉन होगा। तो इसने जो इसको पैगाम भेजना है ना, इसने जो इसको पैगाम भेजना है वो एक सिग्नल की सूरत में भेजना है, उस सिग्नल को नर्व इम्पल्स कहते हैं। तो उस नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में भी एटीपी चाहिए होती है। छठा, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ये जो आपको बॉडी टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रहता है 37 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो वो कैसे मेंटेन रहता है, उसको मेंटेन रखने के लिए भी एटीपी चाहिए होती है। सही हो गया। इसी तरीके से ब्रेक डाउन एंड एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी। आपके बॉडी के अंदर अगर टॉक्सिन्स मौजूद हैं, ठीक है, मान लो आपने टॉक्सिक सब्सटेंसेस, कोई ख़तरनाक सब्सटेंसेस खा ली हैं, तो उनको आपकी बॉडी से बाहर निकालना है। ये किसका काम होता है? लीवर का काम होता है। आपको पता है कि बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने का काम किसका होता है? लीवर का। ये लीवर का हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 द सेल में ही। तो वो लीवर ने जो बॉडी से टॉक्सिन्स निकालने हैं वो एटीपी की मदद से निकालने हैं, उसके लिए भी एटीपी चाहिए। उन टॉक्सिन्स को पहले ब्रेक डाउन करना, फिर उनको बॉडी से बाहर निकालना। तो इस तरह इतने इस्तेमाल आते हैं एटीपी के बॉडी के अंदर, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या फ़र्क है। पहले हम पढ़ चुके हैं एरोबिक और एनारोबिक में क्या फ़र्क है, लेकिन इधर इन्होंने टेबल की सूरत में दिया हुआ है। ये तो आपको पता ही है, एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन चाहिए, और एन मीन्स नो मतलब ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो वही बात, पहली हेडिंग है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन चाहिए, एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं चाहिए। नंबर ऑफ एटीपी एज नेट प्रॉफिट, कितने एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 मॉलिक्यूल एटीपी के प्रोड्यूस होते हैं। कैसे होते हैं ये अभी जाके ना, ये यहाँ पे हम पूरे मैं आपको 36 मॉलिक्यूल एटीपी के पूरे करके दिखाऊंगी कैसे होते हैं, ठीक है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपको पता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ ये वाला स्टेप होना है बस। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती। तो जहाँ पे ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होनी वही तो एनारोबिक रेस्पिरेशन है। और इस प्रोसेस में आपको पता है कितने मॉलिक्यूल एटीपी के मिल रहे हैं? 2 ही तो बन रहे हैं, ठीक है। यही वजह है कि वो कह रहा है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में देखिए 2 मॉलिक्यूल एटीपी के बन रहे हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 बनते हैं। 36 कैसे बनते हैं हम अभी अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। अभी फिलहाल के लिए आप इस तरह याद कर लें। अच्छा, फाइनल प्रोडक्ट्स क्या बनती हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में? फाइनली क्या मिल रहा है आपको? देखें फाइनली देखें, पानी का मॉलिक्यूल मिल रहा है आपको, ये देखिए वाटर, और ये देखिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है आपको। बस ये 2 ही चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि पायरुविक एसिड बना था, वो पायरुविक एसिड भी आगे जाके टूट गया था, मजीद एस्टर में कन्वर्ट हुआ था, फिर एस्टर को मजीद हमने तोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकली, याद है आपको। तो एंड फाइनली जो आपको 2 ही चीज़ें मिलती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक पानी का मॉलिक्यूल, बस, ठीक है। तो वो कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का मॉलिक्यूल आपको एरोबिक रेस्पिरेशन में मिलेगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन में अलबत्ता आपको पता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था, ये देखिए, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये जो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल था, ये या तो कन्वर्ट हुआ था अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के ज़रिए से अल्कोहल में, या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के ज़रिए से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ था एनारोबिक में। तो ये 2 ही चीज़ें मिलेंगी, या लैक्टिक एसिड मिलेगा या अल्कोहल मिलेगा आपको, और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है। लैक्टिक एसिड, एथेनॉल या कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 चीज़ें आपको मिलती हैं, ठीक है। और आपको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहाँ पे होता है? ये जो सारा प्रोसेस है ये एरोबिक रेस्पिरेशन का तो हमने किया है, कहाँ पे हो रहा है? साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। वही बात है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में सिर्फ ये वाला स्टेप होता है बस। तो ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीजन होती ही नहीं है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं होनी, जब ऑक्सीजन होनी नहीं है तो पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों जाएगा? पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में तभी जाता है जब ऑक्सीजन मौजूद होती है। ये बड़ा सियाना है, इसलिए देखना ऑक्सीजन है तो चलो माइटोकॉन्ड्रिया में चले जाते हैं, नहीं है तो यहीं बैठे रहते हैं। यही बैठ के या अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाओ या लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाओ जब ऑक्सीजन नहीं है। सही हो गया। अब इम्पोर्टेंस क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन आपको पता है मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मोस्ट ऑर्गेनिज्म। हमारे अंदर भी एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, हमारे बॉडी के अंदर भी सारे के सारे जो सेल्स हैं ना वो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी बनाते हैं और 36 मॉलिक्यूल एटीपी के बनते हैं। देखिए कितने ज़्यादा एटीपी के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो इसलिए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी यही है, ज़्यादातर एनर्जी आपको यहीं से मिलती है एरोबिक रेस्पिरेशन से। एनारोबिक रेस्पिरेशन से तो आपको सिर्फ 2 मॉलिक्यूल एटीपी के मिलने हैं, उनसे क्या ही बनेगा, ठीक है। लेकिन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म के लिए तो काफ़ी है ना। जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिस तरह के हम पीछे एनारोब्स के बारे में पढ़ के आए हैं, फंजाई होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनके लिए 2 भी काफ़ी हैं, ठीक है। उनके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी एनारोबिक रेस्पिरेशन ही है। दूसरा हमने पढ़ा था एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमने फर्मेंटेशन का प्रोसेस याद है आपको करवाया था।
ये देखें, एनारोबिक रेस्पिरेशन में फर्मेंटेशन होती है। फर्मेंटेशन में इस प्रोसेस में आपको लैक्टिक एसिड मिलेगा, इसमें आपको अल्कोहल मिलेगी। सही हो गया। तो वो कहते हैं कि ये प्रोसेस एनारोबिक रेस्पिरेशन के जरिए से तो हो रहा है, तो ये सोर्स ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट इस एथेनॉल और चीज़ या लाइक ये जो चीज़ पनीर होती है, एथेनॉल होती है, ये आपको इसी प्रोसेस से मिलती है। ठीक है। और ये वाली इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया था कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की जा रहे हैं, हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, लाइक या फिर हमारे पीछे कोई डॉग लग गया, हम भाग रहे थे, तो तब भी हमें बहुत तेज़ तेज़ भागना पड़ रहा है। तो उस केस में जितनी एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए होती है, उतनी ऑक्सीजन तो सेल के पास आ नहीं रही, तो लेकिन सेल ने हमें एटीपी देनी है। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे डॉग लगे तो मुझे भागते रहना है, या अगर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तो मुझे एक्सरसाइज करते रहना है, उसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए। तो फिर सेल क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन पे शिफ्ट हो जाता है। वो कहता है चलो ऑक्सीजन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ना ग्लूकोज को ना ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में तोड़ लेते हैं। चलो 2 मॉलिक्यूल एटीपी के बनेंगे, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही ना। तो तब क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन एक एनर्जी का सोर्स है। कब? एरोबिक ऑर्गेनिज्म के लिए भी, मतलब हम एरोबिक है ना, हमारे लिए भी। कब? इन शॉर्ट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत थोड़ी आ रही है, ऑक्सीजन आ ही नहीं रही बॉडी में। ठीक है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ रहे हैं, जब तेज़ी से दौड़ रहे हैं तो उतनी ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही जितनी जानी चाहिए। अच्छा, ये इन दोनों में फ़र्क हो गया। इसी तरीके से अब एक इम्पॉर्टेंट उन्होंने डिफरेंस दिया हुआ है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में, ये हम देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इस डिफरेंस में उन्होंने क्या बताया है, ये हम पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को, लेकिन अब हम डिफरेंस देख लेते हैं इनमें। ये देखें। अच्छा, फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आपको पता है ग्लूकोज बनता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का मॉलिक्यूल मिलता है, और मिलने से बड़ा मॉलिक्यूल बनता है ग्लूकोज का। छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो इस प्रोसेस को एनाबोलिज्म कहते हैं ना। तो ये एनाबोलिक प्रोसेस है। और रेस्पिरेशन में आपको पता है एक बड़ा मॉलिक्यूल ग्लूकोज का टूट रहा है। ये जो हमने सेलुलर रेस्पिरेशन का सारा प्रोसेस करवाया, इसमें क्या हुआ था, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट रहा था छोटे मॉलिक्यूल के अंदर, ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के छोटे मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है। तो ये कैटाबोलिक प्रोसेस है, इसमें बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूट रहा है। ठीक है। इसके अलावा वो कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस में आपको पता है कि जब ग्लूकोज बनता है तो एनर्जी को हम स्टोर कर रहे हैं ग्लूकोज के अंदर। वो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना है, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के, ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनना है, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के, ये देखें, ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनना है, इसके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर हम सारी एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। सही हो गया। तो ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनने का मतलब है कि एनर्जी हम स्टोर कर रहे हैं, लेकिन रेस्पिरेशन में तो हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं, उसके कार्बन हाइड्रोजन को तोड़ रहे हैं और तोड़ के एनर्जी निकाल रहे हैं। तो इस केस में जो होता है, एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है। इधर एनर्जी स्टोर हो रही है, इधर एनर्जी रिलीज हो रही है। वही कह रहा है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ फूड, वो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसके बॉन्ड को तोड़ के जो एनर्जी निकली, उस एनर्जी को हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया एटीपी की सूरत में। वो सारी एनर्जी को हमने कैद कर लिया एटीपी की सूरत में। अब सेल के अंदर एटीपी मौजूद है, उस एटीपी को लेकर सेल जो मर्जी करे, कॉन्ट्रैक्शन कर ले, ये वाली सारी चीज़ें। ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस आपको पता है सारे ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकते। क्या हम फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकते। तो ये कुछ ही ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया कर सकते हैं जो ग्रीन है, जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है ना, जो एल्गी, कुछ पौधे, ऑल प्लांट, सारे प्लांट, सॉरी। ठीक है। जबकि रेस्पिरेशन तो सबने करनी है, क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होना है, आपने ग्लूकोज तोड़ के एटीपी लेनी है, और एटीपी से तो आपके सारा सेल की दुनिया चलनी है। तो रेस्पिरेशन तो सबने करनी है। ठीक है। अच्छा, साइट ऑफ अकरेंस फोटोसिंथेसिस आपको पता है क्लोरोप्लास्ट में होती है, इन ग्रीन पार्ट्स ओनली, क्योंकि ग्रीन पार्ट के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। ठीक। लेकिन रेस्पिरेशन आपको पता है कहाँ पे होती है। रेस्पिरेशन अभी तो हम पढ़ के आए, देखें, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। तो वही उन्होंने कहा हुआ है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होना है। और टाइम ऑफ अकरेंस, फोटो मीन्स लाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी ना, तो ये दिन में ही हो सकती है, क्योंकि दिन में ही सूरज की रोशनी होती है। इन डे टाइम ओनली, सिर्फ दिन के वक्त होगी क्योंकि लाइट मौजूद है। लेकिन रेस्पिरेशन में तो कोई लाइट की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये ऑल द टाइम, दिन रात, हर वक्त होती रहती है रेस्पिरेशन। सही हो गया। अब हमने ना खास तौर पर इसको देखना है, ये हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह, बल्कि इसी लेक्चर में देख लेते हैं। 36 मॉलिक्यूल एटीपी के हमने बनाने हैं, कैसे बने, बहुत आसान है। अगर आपको पीछे मैकेनिज्म ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन अच्छे से समझ आ गया ना, ये सारा, तो अब आपके लिए एटीपी को समझना बहुत आसान हो जाएगा कि 36 मॉलिक्यूल एटीपी के कैसे बनते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखें, सबसे पहले ना एरोबिक रेस्पिरेशन में हम देख रहे हैं, वो कह रहा है नंबर ऑफ एटीपी रिड्यूस्ड बाय द एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के टूटने से कितने एटीपी के मॉलिक्यूल बन रहे हैं हम वो देख रहे हैं। सबसे पहले आपको पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है। अब ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में आपको पता है कितने एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी। मैंने बताया था 4 बनते हैं, लेकिन 2 हमने सेल से उधार लिए थे, सेल को वापस करने हैं। ठीक। तो बदले में सिर्फ 2 ही एटीपी बनेंगे। तो वही उन्होंने लिखा हुआ है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब टूट रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में, तो 2 मॉलिक्यूल एटीपी का आपको मिल रहे हैं। तो 2 मॉलिक्यूल एटीपी के ये आ गए। सही हो गया।
तो 2 हमारे पास बन गए, हमने टोटल 36 बनाने हैं, 36 बनाने हैं, 2 बन गए। अब आगे क्या हुआ हमारे पास, आपको याद हो जब पायरुविक एसिड एक एसिटाइल-CoA में कन्वर्ट हुआ था तो 2 NADH का मॉलिक्यूल निकला था आपको, ये देखें एक पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल ये जब NADH के अंदर ये एसिटाइल-CoA में कन्वर्ट हुआ था तो एक मॉलिक्यूल NADH का बाइंड निकला था, सही है। अब हमारे पास आपको याद है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटने से 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बन रहे हैं। तो अगर एक पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल एक एसिटाइल-CoA में कन्वर्ट हो रहा है तो एक NADH निकल रहा है ना, तो जब 2 इसी तरीके से मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के 2 एसिटाइल-CoA के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे तो 2 मॉलिक्यूल NADH के निकलेंगे, है ना। ये तो अभी तक ये जो सारी हमने बात की है ना, ये एक मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड के लिए की है, जबकि टोटल तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बन रहे हैं ना, तो इसलिए हमने हर चीज़ को डबल करना है। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल NADH का था, अब 2 मॉलिक्यूल NADH के बनेंगे क्योंकि 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के आगे जाएंगे ना, तो इसलिए वो लिखा हुआ है, ये देखें 2 मॉलिक्यूल NADH के। अब आपको पता है एक NADH का मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP निकालता है, सही है। तो 2 मॉलिक्यूल NADH के कितने निकालेंगे, 6 मॉलिक्यूल ATP, लेकिन यहाँ पे 4 ATP के मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, ये क्या बात हुई, ये आपने बस थोड़ा सा समझना है। इसमें क्या होता है, ये देखें ये जो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल है ना, जब इसने यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, तो इसने ऐसे थोड़ा चले जाना है, यहाँ पे भी तो एनर्जी लगनी है ना, हमने भी थोड़ा सा एक जगह से दूसरी जगह हिलना हो तो क्या हम एनर्जी नहीं इस्तेमाल करते। तो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल इस भालू ने भी जब यहाँ से यहाँ पे जाना है तो एनर्जी खारिज इस्तेमाल होगी, एनर्जी इसको यूज़ करनी है, ठीक है। तो वो ये 4 दरअसल बनते यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ATP के थे, तो वो जो 2 मॉलिक्यूल ATP के ना वो उसने इस्तेमाल कर लिया वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे अब 4 बने हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, सही हो गया। अब आगे देखो, ये देखें ये हो गया, सॉरी ये 2 मॉलिक्यूल NADH के ये वाले हैं। आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में क्या हुआ था, 2 मॉलिक्यूल ATP के बने थे, 2 NADH के मॉलिक्यूल बने थे, तो ये वो 2 NADH के मॉलिक्यूल उन्होंने दिखाए हुए हैं, सही है। और 2 मॉलिक्यूल NADH के इन्होंने 6 मॉलिक्यूल ATP के बनाने थे, लेकिन यहाँ पे 4 बन रहे हैं। क्यों 4 बन रहे हैं, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ATP के खर्च कर लिए गए हैं पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में भेजने के लिए, इसलिए अब हमारे पास टोटल कितने हो गए, 4 और 2 6 ATP के मॉलिक्यूल हो गए। अब आगे देखते हैं, आगे देखें वही कहानी जो मैंने अभी आपको सुनाई है, पायरुविक एसिड जब एसिटाइल-CoA में कन्वर्ट होता है तो एक मॉलिक्यूल NADH का निकलता है। अब चूंकि 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के हैं ना, तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के 2 एसिटाइल-CoA के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे तो 2 मॉलिक्यूल NADH के बाहर निकलेंगे। तो वही देखें 2 मॉलिक्यूल NADH के निकल रहे हैं, और आपको पता हमने NADH को हमेशा ATP में तो कन्वर्ट करना ही करना है, सही है। एक NADH 3 ATP बनाता है, तो 2 NADH कितने बनाएंगे, एक NADH 3 मॉलिक्यूल ATP के बना रहा है, तो 2 NADH के मॉलिक्यूल कितने बनाएंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 मॉलिक्यूल ATP के बना रहे हैं, देखो सही हो गया। अच्छा अब देखें आगे फिर क्रेब्स साइकिल चली थी। क्रेब्स साइकिल में आपको याद हो 3 मॉलिक्यूल NADH के बने थे, और ये तब बने थे जब पायरुविक एसिड का एक मॉलिक्यूल एंटर हुआ था, जबकि हमारे पास तो पायरुविक एसिड के टोटल 2 मॉलिक्यूल हैं, सही है। तो 2 मॉलिक्यूल के लिए हर एक चीज़ को डबल कर देना है। NADH के अब 3 नहीं 6 डबल कर दो, 6 मॉलिक्यूल NADH के बनेंगे। तो ये देखें वही NADH के 6 मॉलिक्यूल बने हुए हैं, सही हो गया। इसी तरीके से एक जब मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का जब एंटर हुआ था क्रेब्स साइकिल में, सही, तो एक FADH2 का मॉलिक्यूल बना था, जबकि हमने तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड की बात करनी है क्योंकि बनते ही 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो एक FADH का नहीं, अब FADH2 के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, डबल कर देना ना आपने। तो ये वही बात उन्होंने लिखी हुई है, देखें FADH2 के 2 मॉलिक्यूल बने, सही हो गया। ये बातें हमने कर ली। इसके अलावा हमने देखा था एक बार क्रेब्स साइकिल चली थी तो एक मॉलिक्यूल ATP का भी बना था, सही है। अब क्या होगा, ये तब बना था जब एक पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल था, जबकि पायरुविक एसिड की तो 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 मॉलिक्यूल के लिए हम हर एक चीज़ को डबल कर रहे हैं, तो इसको भी डबल करेंगे, तो ATP के भी 2 मॉलिक्यूल, तो ये देखें 2 मॉलिक्यूल ATP के बन रहे हैं, सही हो गया। अब ये जो NADH FADH2 है, इनको भी ATP में कन्वर्ट करें आप, कैसे, एक मॉलिक्यूल NADH का 3 मॉलिक्यूल ATP के बना रहा है, सही। तो 6 मॉलिक्यूल NADH के कितने मॉलिक्यूल ATP के बनाएंगे, एक 3 बना रहा है तो 6 कितने बनाएंगे, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 18 बना देंगे, 18 ATP मॉलिक्यूल। इसी तरीके से एक मॉलिक्यूल FADH का 2 मॉलिक्यूल ATP के बना रहा है, ठीक। तो अगर एक मॉलिक्यूल FADH2 का 2 मॉलिक्यूल ATP के बना रहा है तो 2 मॉलिक्यूल कितने बनाएंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 ATP के बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए अगर आपको समझ नहीं आ रही, ये तो हमें पता है ना, ये तो हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल NADH का 3 मॉलिक्यूल ATP के बनाता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास 6 मॉलिक्यूल NADH के बन रहे हैं ना, तो 6 मॉलिक्यूल NADH के क्या करेंगे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो,
18 मॉलिक्यूल ATP के बनाएंगे, इसलिए यहाँ पे इन्होंने 18 लिखा हुआ है। सही होगा। इसी तरीके से ये तो आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल FADH2 का 2 मॉलिक्यूल ATP के बनाते हैं, ये तो हम पीछे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पढ़ के आए हैं। सही है। इसी तरीके से लेकिन हमारे पास तो 2 मॉलिक्यूल FADH2 के बन रहे हैं, तो 2 मॉलिक्यूल FADH2 के इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 आ जाएगा। तो 4 ATP के मॉलिक्यूल 4 ATP के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। सही हो गया। देखें 4 बन रहे हैं। अब ये जो सारे ATP के मॉलिक्यूल बने हैं ना, इनको आप प्लस कर दो। ये देखें सारे ATP के मॉलिक्यूल को प्लस करेंगे ना तो 36 मॉलिक्यूल ATP के बनेंगे। तो ओवरऑल इसलिए हम कहते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल 36 मॉलिक्यूल ATP के बनते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी अच्छे से। इस तरह हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह इस तरह अगले चैप्टर भी हम इसी तरीके से वर्ड टू वर्ड पढ़ते रहेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड को भी शेयर किया करें, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ समझ आ रही है और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे ना, तो जब तक इंसान अपने भाई की मदद करता रहता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद में लगे रहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।